नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज शुरुआत करेंगे उन 12 दिनों की तस्वीरों के साथ जो किसान आंदोलन के दौरान पिछले 12 दिन से देखे जा रहे हैं। जी हां, आज किसान आंदोलन का 12वां दिन था। 7 दिसंबर से लेकर आप 26 नवंबर तक की तस्वीरें देख रहे हैं। 26 को ही किसानों ने इसकी शुरुआत की थी। 26 नवंबर के साथ वो धरने पर बैठ गए थे और 26 नवंबर से बढ़ता हुआ उनका ये आंदोलन आज 12वें दिन भी उसी तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर उन तमाम जगहों पर किसान अड़े हुए हैं, बॉर्डर पर खड़े हैं। वो अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी से लेकर हर मुद्दे पर उनकी अपनी मांगे हैं और वो चाहते हैं तीनों कृषि बिल रद्द हो। तो ये आपने 12 दिनों की तस्वीरें देख ली। अब आपको बता दें, एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां किसानों के साथ लामबंद हो रही हैं, कल के भारत बंद में समर्थन की बात कर रही हैं और सरकार दूसरी तरफ से उन पर प्रहार कर रही है। आज शुरुआत हुई रविशंकर प्रसाद के साथ, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अब शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी की तरफ से मैदान में सामने आए हैं और विपक्ष पर प्रहार ये कहकर कर रहे हैं कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने की फिराक में है विपक्ष। इधर सुनिए क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। आज मैं आपके सामने कृषि कानूनों पर कांग्रेस के पाखंड को उजागर करना चाहता हूं। न केवल कांग्रेस बल्कि कांग्रेस के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, स्वराज पार्टी, अकाली दल, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, लेफ्ट पार्टी, एपीएमसी मॉडल एक्ट के बारे में क्या कहती रही है, इसका खुलासा करना चाहता हूं। कांग्रेस का जहाज डूब रहा है और इसलिए किसानों को भ्रमित करके अपनी राजनीति चमकाने का घृणित प्रयास कर रही है। मैं एक पत्र आपके सामने रख रहा हूं। यह पत्र है श्रीमान शरद पवार जी का, जो मुझे लिखा गया था और यह 2011 में लिखा गया था, 2011। मैं तब भी चीफ मिनिस्टर था मध्य प्रदेश का। शरद पवार जी कृषि मंत्री थे। श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे और मैडम सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी। तो कांग्रेस ने क्या पहले अपना स्टैंड रखा था इन्हीं कृषि कानूनों पर, इसी एपीएमसी एक्ट पर, इन सब का जिक्र आप सुन रहे हैं तमाम नेताओं। और इस वक्त हमारे साथ सीधा रविशंकर प्रसाद जी केंद्रीय मंत्री लाइव जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द इस्तेमाल किए, दोहरा चरित्र। कांग्रेस पर आपका फोकस दिखा। आपने शुरुआत में ही कहा, दिस पीसी इज डिजाइन टू एक्सपोज डबल स्टैंडर्ड ऑफ नॉन बीजेपी पार्टी, यानी विपक्षी दल जो राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देश सोच रहा था सर कानून मंत्री सामने आएंगे, तीनों बिल मेरे हाथ में है, कुछ आप समझाएंगे किसानों को, ताकि जो आप लोगों का कहना है कि विपक्ष भ्रम पैदा कर रहा है वो भ्रम दूर होगा। रविशंकर जी। देखिए अंजना जी, जहां तक किसानों से चर्चा का सवाल है, हमारी सरकार बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रूप से उनसे बात कर रही है। तोमर जी बात कर रहे हैं, पीयूष गोयल जी बात कर रहे हैं, पदाधिकारी बात कर रहे हैं, तो उस पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन ये जो हमारे सारे विपक्षी दल कूद गए मैदान में, फिर भी हमने आज 2-3 चीज बताई ना, कि किसानों की जमीन न बेची जाएगी, न लीज होगी, न बंधक होगी, नाइदर सेल नॉर मॉर्गेज्ड नॉर लीज्ड, और उनके जमीन पर कोई भी कहते हैं आपके बंधनकारी शर्तें नहीं होंगी। जो फसल होगी, जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएगी वो करेगी। एक बात। दूसरी बात, हमने क्या कहा कि इस साल 28-30 नवंबर तक 60,000 करोड़ की धान की फसल
खरीदी गई है सरकार के द्वारा एमएसपी के अंतर्गत, और इसमें लगभग 2/3 आया है सिर्फ आपके पंजाब से। तो मतलब एमएसपी में खरीदारी भी हो रही है, हमने उसको भी इंक्रीज किया। तो ये 2 बातें हमने आज देश को बताई। और तीसरी मुझे बताना जरूरी है, जो मैंने देश के आईटी मंत्री के रूप में बताया था, और मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से देश के सामने जाना चाहिए। हमने एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट डिजिटल बनाया है, जिसमें 1000 मंडियां 21 राज्यों की रजिस्टर हो गई हैं, जिसमें लगभग 1,68 लाख किसान रजिस्टर हुए हैं और लगभग 1.5 लाख व्यापारी रजिस्टर हुए हैं, और अब तक 1,15,000 करोड़ का उस पर व्यापार हुआ है फसलों को बेचने का। तो अवसर देते हैं तो किसान कैसे उसका उपयोग करता है, ये 3 बातें मैंने बताई वहां पर, जो जाननी जरूरी है। ठीक है, अब ये मुझे बताइए, आपने कहा विपक्ष पर हमला किया, क्यों नहीं करेंगे? आप विरोध के लिए विरोध करते हैं, आपका कोई वजूद नहीं बचा है, आपका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। लोकसभा में हारते हैं, विधानसभा में हारते हैं, बिहार में हारते हैं, और हैदराबाद में भी हार जाते हैं आप नगर निगम के चुनाव में। उसके बाद कहीं भी विरोध करना हो, चाहे वो शाहीन बाग हो या सीए हो या 3 तलाक हो या राफेल हो या आपके किसान कह रहे हैं कि आप मत आइए, हमारे मंच पर मत आइए, लेकिन आप भारत बंद के लिए कूद गए हैं। तो उनके दोहरे चरित्र को इसलिए एक्सपोज कर रहे हैं। 1 मिनट वक्त दीजिए। जब कांग्रेस कहती है कि हम मंडी कानून को समाप्त करेंगे अपने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस कहती है किसानों को हम नियंत्रण और जकड़न से मुक्त करेंगे। श्रीमान शरद पवार पत्र लिख रहे हैं यूपीए सरकार में सारे लोगों को कि अगर आप मंडी कानून को नहीं बदलोगे तो आपको हम केंद्र से पैसा भेजना बंद कर देंगे। तो उस समय तो सब लोग खामोश रहते हैं। तो ये बातें देश के सामने क्यों नहीं आनी चाहिए, मुझे बताइए तो आप। इसलिए कहा दोहरा चरित्र, डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी शर्मनाक है। तो देश को बताना जरूरी था ये। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि आपने जो आज शब्द का इस्तेमाल किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने कहा कि आप करें तो किसानों का कल्याण, हम करें तो आप सड़कों पर आ जाते हैं। अब ये बताइए सर कि आपकी कुछ पुरानी चिट्ठियां तो वो भी निकाल कर लाते हैं जब आप लोग विरोध करते थे। तो ये तो सत्ता और विपक्ष का चरित्र हो गया है, जो जहां पर बैठा है उस हिसाब से काम करता है, स्टैंड लेता है। देखिए, हमने एक बात और कही, अगर आप मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट करेंगी तो हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस किस प्रदेश में लागू हुई है, उसमें मैंने भाजपा के प्रदेश का भी जिक्र किया, हमने कांग्रेस का भी जिक्र किया, हमने बीजेडी का भी जिक्र किया, हमने कई बात का जिक्र किया। डीएमके ने भी इस दिशा में अपनी सरकार में प्रयास किया था। तो मैंने ईमानदारी से देश का चरित्र प्रस्तुत किया है। और फिर मैं कहता हूं, क्या किसान वही जकड़न में रहेंगे, मंडियों के दबाव में रहेंगे, या किसान अवसर लेगा? आप देखिए, आज कई अखबारों में ये बातें छप रही हैं। मुझे अच्छा लगेगा अंजना जी, कभी आप अपने चैनल पर दिखाइए किस तरह से नए नए पढ़े लिखे नौजवान आज शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। आज क्रैश क्रॉप, जब मुझे मालूम है बुलंदशहर में ऑस्ट्रेलिया के लोग कंपनियां आती हैं और एक से एक गाजर पैदा होता है किसानों के द्वारा, और वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो भारत के किसान, हमने ये भी कहा कि अमरिंदर सिंह पेप्सी के एक बड़े फ्रेंचाइजी के कार्यक्रम में कैसे गए थे पिछले साल पंजाब में। तो हमारा खाली कहना है कि किसानों को अवसर दीजिए, वो लाखपति बनेगा, करोड़पति बनेगा। उसे रोका क्यों जा रहा है कि मंडी के अंतर्गत आओ? ये है बड़े सवाल। और इसलिए मैंने फिर कहा कि अगर हमारे एक प्रयोगात्मक कार्यक्रम नेशनल डिजिटल ई नैम जो है, उस पर अगर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, एक देश एक मार्केट, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1,15,000 करोड़ का व्यापार लगभग अगर हमारे 1,68,00,000 किसान कर सकते हैं, 1000 मंडियां आ सकती हैं, तो ये बताता है अवसर क्या है, उस अवसर को आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन सर, आपने पॉलिटिक्स का अवसर विपक्ष को दे दिया क्या? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि देखिए, आज 12वां दिन है, इस ठंड में किसान डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर। ये कहा जा सकता है कि वो इसका सियासी फायदा उठा रहे हैं कल के भारत बंद का, लेकिन समस्या है तब तो उसका फायदा उठा रहे हैं। वो सिचुएशन है, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि वो तीनों कृषि बिल अब चाह रहे हैं कि पीछे लीजिए, वरना हम पीछे नहीं हटेंगे। रविशंकर जी, अब ऐसा है, इस पर मैं बातचीत चल रही है तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इस देश में बड़े किसान कितने हैं, मझोले कितने हैं, छोटे किसान कितने हैं। अच्छा होगा अगर अंजना जी अपने अनुभव का लाभ उठाकर अपने चैनल पर यह भी देश को ज्ञान देंगी कि देश के 80% प्लस किसान छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं। क्या उनको अवसर नहीं मिलना चाहिए?
और ये चर्चा तो हो रही है। अगर सरकार ने ईमानदारी से कहा है कि आपकी हर शंकाओं का हम निराकरण करना चाहेंगे, तो कुछ लोग सुनवाई करते हैं कि एमएसपी का एश्योरेंस दे दीजिए, फिर एकाएक कहते हैं तीनों बिल को रिपील करिए। तो ये सब चर्चा वहां हो रही है। मुझे कोई आरोप किसानों पर मुझे कुछ नहीं कहना है। किसानों ने ईमानदारी से कहा है कि हम इसको पॉलिटिकल पार्टी से दूर रखें। ठीक है जी, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही मैं तमाम बातें निकाल रही हूँ सर। आपने कहा, शरद पवार ने कहा था कि 6 महीने में खत्म हो जाएगी एपीएमसी एक्ट। मंत्री थे, देश के सारे सीएम को चिट्ठी लिखी थी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के सामने, मैं देश के सामने ये तमाम बातें रख रहा हूँ। आपने फिर मुलायम सिंह को भी लिया, लेकिन मैं शरद पवार पर स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ। ऐसे कई फैसले हैं आपकी सरकार के जिसका शरद पवार ने समर्थन किया। आपको लग रहा है इस मुद्दे पर वो भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं शरद पवार? देखिए, आज मैं शरद पवार एक वरिष्ठ नेता, मैंने उनकी इज्जत भी की। और आप जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, मैंने उसमें क्या कहा था, वो बहुत सम्मानीय हैं। 4-5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्षों केंद्र में मंत्री रहे हैं, और वो सुधार के पक्षधर मैं जानता हूं। इसलिए मैंने उनका पूरा, आज भी चिट्ठियां मेरे सामने हैं जो मैंने प्रेस में प्रस्तुत किया था। और मैं, बड़े पत्रकार हैं देश का, उसके इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था 2005 में कि 6 महीने में मंडी एक्ट खत्म होगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट, और जो नहीं सुधार करेंगे उनका हम फाइनेंशियल ग्रांट बंद कर देंगे। उस समय तो उनकी सरकार बिना प्रधानमंत्री के अनुमति के उन्होंने कहा होगा क्या। और जिस समय 2005 में इंटरव्यू में ये बात कह रहे हैं, आप याद करिए, उनकी सरकार के साथ सारे खड़े थे जो आज विरोध कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी, क्या टीएमसी, क्या लेफ्ट पार्टीज, क्या मुलायम सिंह यादव, क्या लालू प्रसाद की पार्टी, क्या ममता जी की पार्टी, सभी खड़े थे ना जो आज विरोध कर रहे हैं। तो वो तो इस सीमा तक जाने को तैयार थे कि अगर सरकार अपने मंडी कानूनों में सुधार नहीं करेगी तो हम आपको वित्तीय सहयोग देना बंद कर देंगे। तो वो तो इस सीमा तक चले गए थे। हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो फिर आज जब वो विरोध करने लगते हैं तो ये हमें आश्चर्य लगता है कि कहीं ना कहीं तो राजनीति में एक नैतिकता होनी चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए। और ये बड़े सवाल मैं कहूंगा, क्योंकि आपका चैनल देश भर में देखा जाता है, हमारे किसानों को नए विकास के अवसर मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? हमारे किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? या वही मंडी, वही कुछ बिचौलियों की जकड़न, वही जब वो कहेगा तो वही पौध लगाएंगे जो वो चाहेगा? क्या ऐसे ही करना है? ये है बड़े सवाल। और देखिए, हमने आज एक बात और विस्तार से कहा, लगभग लाखों लोगों से कंसल्टेशन हुआ है, डिजिटली हुआ, बिकॉज कोविड के कारण। कई दर्जनों कमिटियों ने रिपोर्ट किया। आपको याद करिए कि जब हम लोग इस कानून को लेकर के आए थे तो स्वामीनाथन जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ऑल दीज आर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो ये तो वर्षों से चल रहा है। और आप जान लीजिए, भारत का किसान नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है और हमारी सरकार पर विश्वास करता है। इसलिए हम जीतते हैं, बार बार जीतते हैं। और उनको लगता है। और देखिए, एक बात और, एक मिनट में और बता दूं, सिर्फ यही काम नहीं किया हमने। देश में 10 करोड़ किसानों के अकाउंट में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया भेजा है कि नहीं भेजा? अभी तक भेज रहे हैं 2,000 रुपया एवरी 3 मंथ्स, 6,000 रुपया, ताकि वो बीज ले, बाकी ले। ये सीधा उनको किया कि नहीं किया है? किसानों के लिए फसल बीमा योजना आई है कि नहीं आई है? किसानों का मानधन का कार्यक्रम हमने किया है कि नहीं किया है? तो सिर्फ यही नहीं, कानून नहीं, किसान स्वावलंबी बने, इसके लिए हम लाखों करोड़ उनके अकाउंट में भी भेज रहे हैं। ये भी किसान देख रहा है। ठीक तो है, आप नीयत बहुत साफ है, ये हम कहना। मोदी विरोध का मौका देख रहा है इसमें विपक्ष, ये आरोप लगाया है आपने। जी, मुझे इसका जवाब अच्छा किया आपने सवाल किया। राजनीति में आप अपना स्वार्थ रखिए, इस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक नई पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं कि आपने जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप भी वही करते हैं। आज अखिलेश बाबू जी ने गिरफ्तारी का स्वांग रचा। उनके पिताजी ने स्टैंडिंग कमेटी में कहा था बिल्कुल मंडी समाप्त करो, किसान परेशान होता है। किसान नेता रहे मुलायम सिंह जी, बड़े नेता हैं। टीएमसी के लोगों ने, अकाली के लोगों ने भी स्टैंडिंग कमेटी के सामने एग्रीकल्चर की सारी बातें कही हैं। लेकिन यह बताइए कि क्या आप बार बार चुनाव में हारते हैं तो मोदी जी के खिलाफ अगर कहीं भी कोई विरोध होता है तो क्या आप उसके पीछे खड़े हो जाएंगे? यह है बड़े सवाल। किसान का होगा तो खड़े हो जाएंगे, राफेल होगा तो खड़े हो जाएंगे, किसानों की शहादत का सबूत मांगा जाएगा तो उसमें खड़े हो जाएंगे आप, कि बालाकोट का सबूत दो, तोहरी का सबूत दो। ये क्या हो रहा है भाई? शाहीन बाग होगा तो उसमें खड़े हो जाएंगे। आज आतंकवादियों के खिलाफ पूरे चिट्ठे सामने आ रहे हैं ना कि क्या क्या कॉन्स्पिरेसी थी।
आप भी देख रही हैं, कोर्ट भी बहुत सख्त है उस पर। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ भी होगा तो मोदी जी के विरोध करने का कोई भी अवसर मिले तो क्या राजनीति में शुचिता नाम की अब कोई चीज नहीं बची है क्या? जनता बार बार जवाब देती है, फिर जवाब देगी। लेकिन आप जो एक अव्यवस्था फैला रहे हैं, तो आप लोग सत्ता में रहे हैं कि नहीं? कांग्रेस पार्टी रही है कि? मैं आपसे पूछता हूं, ये कांग्रेस पार्टी का मेरा घोषणा पत्र सामने में है जो मैंने दिखाया था। आपने कहा कि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के एक्ट को रिपील कर देंगे, और जब शीला दीक्षित आई थी तो लालू जी ये कहा था, राहुल गांधी ने, कि हम चूंकि किसानों को जो फल बेचते हैं, जो बाकी बेचते हैं, उनको हम नियंत्रण से मुक्त नहीं कर सके, तो ये हमारे हारने का कारण था। ये पूरा प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट मेरे सामने है, मनमोहन सिंह की सरकार में, जो 10 में 11 में रिपोर्ट देती है कि अगर किसानों की आमदनी को बढ़ाना है तो कृपया कर करके आपको ये खोलना पड़ेगा। तो क्या मनमोहन सिंह की अनुशंसा के बिना उनके अंतर्गत का प्लानिंग कमीशन ये रिपोर्ट दे रहा था? तो ऐसा नहीं है कि चिट्ठी शरद पवार ने कोई कैजुअली लिखी, ये सुविचारित सोच थी और ठीक सोच थी। 10 साल आपने फॉलो किया, तो आप में हिम्मत नहीं थी, आप उसको कर नहीं पाए। नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय, जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनमें हिम्मत है, जनता के किसानों के विकास की चिंता है। तो क्या ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। इसीलिए देखिए, जितने लोग विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी की सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी 58 साल सत्ता में रही है, आपके सपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही है, बाकी लोग सत्ता में रहे हैं, शरद पवार तो मत पूछिए, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो फिर भी विरोध के लिए आप आ जाएंगे इस स्तर पर? इसलिए मैंने आज ये शब्दों का प्रयोग किया था, शर्मनाक दोहरा चरित्र। ठीक है माननीय कानून मंत्री जी, ये सिर्फ विपक्ष से आपकी लड़ाई नहीं है। ये मैं बार बार इसलिए आपसे पूछ रही हूं क्योंकि किसान अभी भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, और ये भ्रम दूर करना भी आपकी सरकार की ही जिम्मेदारी होगी। लेकिन आपने तुलना की है कि सीएए हो, शाहीन बाग हो, कोई सुधार का विषय हो, कोई विषय हो, खड़े हो जाते हैं। विपक्ष पर आप हमला कर सकते हैं, लेकिन कृषि मंत्री ने भी कहा है कि किसान संगठन और उनके नेतृत्व करने वाले लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। आपने बिल्कुल कहा। आज मुझसे आपने जो कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ये चर्चा रखी है मुझसे अपने प्राइम टाइम पर, तो मुझसे सवाल पूछा गया था। मैंने कहा नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे किसान संगठन के नेताओं के साथ हमारी सरकार एक व्यवस्थित रूप से सार्थक चर्चा कर रही है। वो चर्चा को होने दीजिए। हम किसानों की बात ईमानदारी, और हम एक लोकतांत्रिक सरकार है। अगर देश के किसानों के संगठन को अगर हमसे कुछ सवाल पूछना है तो हम उसका सम्मान करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विज्ञान भवन में अपना भोजन हम खुद लेकर के आएंगे। कहा ठीक है, आपका वो भी स्वागत है। तो हमने तो कभी उनको रोका नहीं। देखिए, इस बात को समझिए, हम लोकतांत्रिक आचरण में विश्वास करते हैं, इसलिए 4-5 राउंड की बातचीत हुई। भले लाखों किसानों से हमारे विभाग के लोगों ने बात की थी। मैंने कहा तुमसे चर्चा करेंगे, फिर चर्चा करेंगे, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में, अंजना ओम कश्यप, एक बात ध्यान रखिए, सुनवाई भी जरूरी है। हम सुन रहे हैं उनको, अगर उनकी बात में कुछ लगेगा वजन सुधारने के बाद सुधारेंगे। लेकिन ये हमको मालूम है कि ये कानून हमने किसानों के हित में बनाया है, और काफी विचार, सुविचारित रचना, सोच के बाद बनाया है, अनुभवों के बाद बनाया है, और स्वामीनाथन ऐसे बड़े बड़े कृषि के विद्वानों के सोच के आधार पर बनाया है। ठीक है, लेकिन रास्ता निकल जाएगा, आपको ये भरोसा है? आप कह रहे हैं कि वो बातचीत कृषि मंत्री कर रहे हैं। सवाल यही है सर कि यहाँ पर सुलह का रास्ता निकलेगा 2 कदम पीछे हटने से। शायद दोनों ही पक्षों को हटना पड़े, लेकिन क्या उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सरकार तैयार है? क्योंकि किसान तो अड़े हुए हैं। देखिए, फिर मैं आपसे कहूंगा, हमारे किसान के नेताओं से हमारी सरकार की बातचीत अगर एक सिस्टम से चलती है तो मुझे उचित नहीं होगा कि मैं देश के सबसे तेज चैनल की प्रखर एंकर श्रद्धामना अंजना ओम कश्यप के साथ उस बातचीत की फ्लेक्सिबिलिटी और नॉन फ्लेक्सिबिलिटी पर चर्चा करूं। अच्छा होगा इस चर्चा की पूरी प्रक्रिया को आप उसी गरिमा तरीके से चलने दीजिए जैसे ये चल रही है। श्रद्धेय रविशंकर प्रसाद जी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है विपक्ष को संभालने के लिए? क्योंकि अखिलेश यादव आज कन्नौज निकल रहे थे किसान यात्रा करने, अरविंद केजरीवाल सिंह को बॉर्डर पर थे, उधर तेजस्वी यादव हैं, उधर ममता बनर्जी दाड़ रही है, शरद पवार का आपने जिक्र किया, उद्धव ठाकरे हैं, तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो अब इस इशू पर तो किसानों के समर्थन में, आप जो कहिए उसको बंदूक पर, उनके कंधे पर बंदूक कहिए, कुछ भी कहिए,
लेकिन अब वो तो सियासी मैदान में कूद गए हैं, उनसे लड़ने की क्या स्ट्रैटेजी? अब देखिए ये देखिए, आपने केजरीवाल जी का नाम लिया, तो देखिए उनकी सरकार ने गजट इशू किया है, मैंने प्रेस में दिखाया था ना। ये गजट है कि कब का 23 नवंबर था। वो सारे अध्यादेशों को आने वाले प्रभाव से लागू किया जाता है। बताइए तो, अब आप एक तरफ लागू करते हैं, एक तरफ आप धरने पर चले जाते हैं, तो मैं क्या बताऊं। उनके एक दूसरे मित्र हैं, उनकी मैंने चर्चा की, क्या नाम लूं, दोनों में अच्छे संबंध कैसे हैं, क्या बताया जाए आपको। वो भी किसान नेता बन रहे हैं। उन्हें 3 साल पहले क्या कहा था, हमारी सरकार के 3 साल पूरा होने पर, कि मोदी जी आपने मंडी कानून के बारे में कुछ नहीं कहा कि राज्य का विषय है, मतलब आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। आज हम कर रहे हैं तो उस पर समस्या है। आप मुझे बताइए ना कि क्या हमारे श्रीमान अखिलेश यादव ने किसानों के लिए मंडियों में कुछ मामले सुधार नहीं किए क्या? और नहीं किए तो गलत काम किया उन्होंने। 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके पिताजी बड़े नेता हैं, उन्होंने समझा कि मंडी के चंगुल से किसान को मुक्त करना चाहिए। ये बात वो स्टैंडिंग कमेटी के सामने बोल गए। तो फिर मैं कह रहा हूं, ये सभी लोग शरद पवार जी मनमोहन सिंह के साथ खड़े थे, वामपंथियों सहित। अंजना जी बात समझिए आप, उस 10 साल के कालखंड में 5 साल तक वामपंथियों ने कभी किसानों के नाम पर नहीं छोड़ा था। आपको मालूम है ना, न्यूक्लियर डील के नाम पर छोड़ा था यूपीए की सरकार को प्रमुख रूप से। लेकिन बाकी तो सारी पार्टियां खड़ी थी। 2014 तक जब वो हारे, तब तो आपने कभी कुछ नहीं कहा कि ये क्यों कर रहे हैं शरद पवार। और क्या शरद पवार जी बिना मनमोहन सिंह की अनुमति के पत्र लिख रहे थे क्या? ये तो होता नहीं ना, आपको मालूम। क्या प्लानिंग कमीशन बिना उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अनुशंसा के बावजूद इस तरह की रिपोर्ट दे रहा था क्या? ये तो मैं सवाल कर रहा हूं। तो ये सारी बात इसलिए हुई कि अभी तक हम लोग शांत थे, लेकिन जब लोग सीधा भारत बंद में कूद पड़े हैं समर्थन में, कि लगता है हम कोई पाप कर रहे हैं, तब हमको लगा कि इनके अतीत को देश के सामने बताना चाहिए, और हम बता रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। बात उस आतंकी साजिश के खुलासे की जो दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के बीच किया है। 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है एनकाउंटर के बाद, क्योंकि ये जो अभी तक की साजिश है वो यही कि क्या खालिस्तानी आतंकियों के साथ पाकिस्तानी आतंकियों के गठजोड़ के जरिए एक बड़ी साजिश रची जा रही थी दिल्ली में। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब से लेकर देश के अलग अलग राज्यों के किसान पिछले 12 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। दिल्ली आने वाले रास्तों पर डटे हैं। सरकार के साथ मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, लेकिन बात नहीं बन रही। किसानों के आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए रात और दिन दिल्ली पुलिस भी तैनात खड़ी है। और किसान आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 आतंकी पंजाब के खालिस्तान से जुड़े हुए हैं और 3 आतंकी कश्मीर के हैं। अगर ये आतंकी दिल्ली में गिरफ्तार नहीं होते तो दिल्ली और पंजाब में बड़े नेताओं की हत्या को अंजाम देते। आतंकियों ने किया 2 बड़े टारगेट का सनसनीखेज खुलासा। नकाब के पीछे छुपे ये 5 चेहरे बेहद ही खतरनाक हैं। ये वो आतंकी और खतरनाक गैंगस्टर हैं जिनकी लंबे अरसे से दिल्ली पुलिस को तलाश थी। आज हम आपको इन आतंकियों का पूरा प्लान बताएंगे। इनके आका कौन हैं और ये कौन सी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, जहां इन आतंकियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। जी हां, दिल्ली के शकरपुर इलाके में पुलिस और आतंकियों के बीच कई राउंड गोलियां चलती हैं, मुठभेड़ होती है, लेकिन आतंकी लाख कोशिशों के बाद भी दिल्ली पुलिस को चकमा नहीं दे पाते और स्पेशल सेल इन 5 आतंकियों को दबोच लेती है। दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। अल सुबह दिल्ली के शकरपुर इलाके में 5 आतंकियों के साथ स्पेशल सेल की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद कुल 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 पंजाब के रहने वाले हैं और 3 जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक पंजाब के तरन तारण में
बलविंदर सिंह संधू जिनकी हत्या हुई थी, जिन्होंने पंजाब में आतंकवादियों के खिलाफ काफी काम किया था, उनकी टारगेट किलिंग हुई थी, उसके मेन शूटर स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों के पास से $1 लाख, ड्रग्स और हथियारों के साथ साथ कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस इन आतंकियों का किसान संगठनों से भी लिंक खंगालने में जुटी हुई है। पठान है, राठर है, खान है, ये 3 कश्मीर के हैं जो पकड़े गए हैं, और ये गुरजीत और इसका एसोसिएट सुखदीप है, जिनका ये जो पंजाब के पकड़े गए हैं। और इनका नेटवर्क, मैंने आपसे फिर कहा कि जो पंजाब के लड़के हैं ये दोनों, इनके पीछे सुख भिखारीवाल है। सुख भिखारीवाल के साथ में ऑलरेडी जो पंजाब की एक ज्ञानी करके गैंगस्टर है, एक सुखा गैंगस्टर है, जो ऑलरेडी वेरीफाई कर रहे हैं, वो जेल में चल रहे हैं। ये उन सब के कनेक्शन में थे ये लड़के। वेपन्स जो हैं इनको सुख भिखारीवाल के इंस्ट्रक्शंस पे सप्लाई किए गए थे। सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश वेपन्स हैं इनके पास में, और इसके लिए जो पैसा था वो इस ड्रग्स को बेच के, जो कश्मीरियों ने ड्रग्स बेचा था, वो ड्रग्स का पैसा इनको दिया गया। तो बेसिकली जो मैंने कहा कि ये दोनों कश्मीर और खालिस्तान नेट, इनको कंबाइन करने की कोशिश की गई है। क्योंकि एक आम आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, आम आदमी पंजाब का जो है वो इस आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं रखता है, इसलिए इस आइडियोलॉजी को हवा देने के लिए गैंगस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रिमिनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की माने तो इन आतंकियों के आकाओं का प्लान बहुत बड़ा और घातक था। पकड़े गए आतंकियों के नाम हैं शबीर अहमद, अयूब पठान, रियाज राठर, गुरजीत सिंह और सुखदीप सिंह। 5 आतंकियों की इस गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि आतंक की दुनिया में अब खालिस्तानी और इस्लामिक आतंकियों का गठजोड़ हो रहा है। भारत के खिलाफ नई साजिश का ये गठजोड़ कैसे हुआ है, आज हम इसका भी खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गिरफ्तार हुए आतंकियों ने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इनमें एक बड़ा खुलासा यह है कि आतंकी के इसी ग्रुप ने शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की हत्या की थी। बलविंदर सिंह संधू के जो एक्यूज्ड हैं मर्डर में, उनकी किलिंग में एक्चुअल जो जिसने किलिंग की थी, जिसने गोली चलाई थी, वो गुरजीत सिंह है जो पकड़ा गया है। और इसके साथ जो दूसरा इसका एसोसिएट है वो भी रेकी में शामिल था और किलिंग में शामिल था। तो वो नेटवर्क एग्जैक्टली कौन कौन लोग एक्चुअल इन्वॉल्व थे ये पकड़े गए हैं। कुछ एक तो ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने, एक आदमी जो है जिन्होंने शेल्टरिंग वगैरह की थी वो पकड़े गए, पर जो एक्चुअल मेन शूटर है वो पकड़ा गया है इसमें, जो मेन शूटर्स थे। हम आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को पंजाब के तरनतारन में घर में घुसकर बलविंदर की हत्या की गई थी। तब से पुलिस को 3 आरोपियों की तलाश थी, लेकिन ये हत्या क्यों और किसके कहने पर कराई गई थी, आतंकियों ने खुलासा पाकिस्तान से लेकर गल्फ में बैठे आतंक के आकाओं का भी किया है। दिल्ली पुलिस की माने तो फिलहाल इन आतंकियों के 2 टारगेट थे, निशांत शर्मा और अरविंद गौतम। ये दोनों ही नेता शिवसेना हिंद से जुड़े हैं और ये दोनों ही नेता खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। हम और मैं और मेरा संगठन लंबे समय से आतंकवाद, खालिस्तान, जिहादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी हर समय कोशिश रहती है कि देश में शांति बनी रहे। बीते कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने कई आतंकी मॉड्यूलों का पर्दाफाश किया था, जिसके लिए हम दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस को सैल्यूट करते हैं। अभी हाल ही में आज हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है कि 5 आतंकियों को दिल्ली की ऑपरेशन सेल की स्पेशल सेल ने उनको पकड़ा है, जो कि पूरा बधाई के पात्र हैं। स्पेशल सेल के, दिल्ली के स्पेशल सेल के अधिकारी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने 5 आतंकवादियों को मुठभेड़ के दौरान पकड़ा है और कई अहम खुलासे उनसे हुए हैं। आपके चैनल्स के माध्यम से पता चला है कि हम भी उनके एक लिस्ट में थे। तो चलो, हमारी जान का परवाह नहीं, हम तो सभी आतंकी संगठनों को अपील करते हैं कि आप आत्मसमर्पण करके आम साफ सुथरी जिंदगी जीने का प्रयास करें। दिल्ली में किसान आंदोलन के बीच एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस इन आतंकियों से और भी सच उगलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के खिलाफ खालिस्तानी और इस्लामिक आतंकियों का गठजोड़ हो रहा है। अरविंद ओझा के साथ तनसीम हैदर, दिल्ली आज तक। सवाल यह है कि ऐसे वक्त पर पंजाब के खालिस्तानी आतंकियों के साथ कश्मीर के इन आतंकियों की गठजोड़ कराने के पीछे आखिर आईएसआई की क्या सोच है, किस तरह की साजिश वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस वक्त कर रहा है। ऐसा नहीं है, भारत सरकार भी और भारत की पुलिस उसे भांप रही है।
भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का खुलासा। कश्मीरी और खालिस्तानी आतंकियों में हुआ गठजोड़। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कराया गठजोड़। आतंक का इतना खतरनाक संगम पहली बार हुआ है। भारत के खिलाफ कौन सा नापाक प्लान बना रहे हैं आतंकी। इस टाइम हमने एक साथ जो पंजाब का एंगल है, पंजाब में जो टेरर फैलाने की कोशिश करते हैं उनको, और जो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं कश्मीर को, उनको एक साथ पकड़ा है। और इससे जो बड़ी चीज़ एस्टैब्लिश हुई है कि एक लिंक, एक कड़ी पकड़ी गई है जो टेरर फाइनेंसिंग कश्मीर के थ्रू हो रही है और गैंगस्टर्स के थ्रू किलिंग जो है पंजाब में हो रही है। यानी कश्मीरी टेरर और खालिस्तानी टेरर को लिंक करने की आईएसआई की कोशिश जो है वो एस्टैब्लिश हुई है। आतंक का ये नया कनेक्शन बेहद घातक है। 3 आतंकी और 2 गैंगस्टर और इनके आका पाकिस्तान और खाड़ी देशों में बैठे हैं और वहीं से घातक और नापाक प्लान बना रहे हैं। और आतंक के ये आका भारत के खिलाफ खालिस्तानी आंदोलन को हवा देना चाहते हैं और इसके लिए गल्फ के किसी देश में छुपा बैठा गैंगस्टर सुख भिखारीवाल आईएसआई का मोहरा बना हुआ है। कि लोग खालिस्तानी आइडियोलॉजी से डिसइल्यूशन्ड हैं, इसीलिए किलिंग्स के लिए ये पंजाब के क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लड़के पकड़े गए हैं क्रिमिनल्स हैं ये, और इनका जो हैंडलर है वो गल्फ में बेस्ड है सुख भिखारीवाल, और सुख भिखारीवाल के पीछे अगेन आईएसआई बैठी हुई है जो उसको हैंडल कर रही है। फर्दर जो कश्मीर के ये 3 लोग पकड़े गए हैं ये ड्रग्स का काम करते हैं और OGW हैं ये हिजबुल मुजाहिदीन के, और इनके कनेक्शंस हिजबुल मुजाहिदीन में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का रंजीत नीटा सेल्फ स्टाइल डॉन है और भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में इसका नाम है। बताया जा रहा है कि रंजीत नीटा ने पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर भिखारीवाल को काम सौंपा था और पंजाब के जो 2 आतंकी पकड़े गए हैं वो भिखारीवाल के गुर्गे बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भिखारीवाल ने ही दिल्ली में पकड़े गए पंजाब के दोनों आतंकियों को बलविंदर सिंह की हत्या की सुपारी दी थी। यानी बलविंदर सिंह की हत्या की साजिश पाकिस्तान से रची गई थी ताकि यहां अमन चैन को खराब किया जा सके। यह है कि किस तरीके से जो आईएसआई है, किस तरह से पंजाब में जो खालिस्तान मूवमेंट है उसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पंजाब के लोग उसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। इसलिए गैंगस्टर का इस्तेमाल कर रही है आईएसआई, जो पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकवादी है और आईएसआई के ऑफिशियल वो मिलकर गैंगस्टर हायर कर रहे हैं। उसके बाद किस तरीके से बलविंदर संधू की टारगेट किलिंग की गई, आरएसएस के कई लीडर हैं उनकी टारगेट किलिंग की गई, तो अपने आप ये बहुत बड़ा खुलासा है। और पहली बार कैमरे के सामने खुद डीसीपी स्पेशल सेल नेहा ये बोल रहे हैं कि किस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 5 आतंकी नार्को टेररिज्म से जुड़े थे, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कर रही थी। ये 5 आतंकी नार्को टेररिज्म के जरिए नारकोटिक्स की डील भी करते थे। जो पैसा आता था उसे आतंकियों तक भेजते थे और इस पैसे का इस्तेमाल टारगेट किलिंग में होता था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की माने तो कश्मीर के 3 आतंकी पंजाब के 2 आतंकियों को पैसा देने आए थे और फंडिंग आईएसआई करवा रही थी। यानी जिस तरह से शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की हत्या की गई उसमें आईएसआई भी साफ नजर आती है, क्योंकि आतंक के खिलाफ शौर्य चक्र पाने वाले बलविंदर सिंह बड़े योद्धा माने जाते थे। आतंकवाद के दौर में पंजाब के तरनतारन में बलविंदर सिंह अपने घर से बहादुरी से आतंकियों से लोहा लेते थे। तरनतारन के कस्बे भिखीविंड में बलविंदर सिंह ने खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़ को कड़ी चुनौती दी थी। 1980 से 1993 के बीच बलविंदर सिंह के घर पर 11 बार हमले हुए, लेकिन हर बार उन्होंने आतंकियों का बहादुरी से मुकाबला किया, इसलिए वो आतंकियों के हिट लिस्ट पर थे। और अब दिल्ली पुलिस ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर नई साजिश पर फुल स्टॉप लगा दिया है और आतंकियों से साजिश के गहरे राज उगलवाने की कोशिश हो रही है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। 104 करोड़ की लागत से बन रहा है नया अयोध्या में रेलवे स्टेशन और नाम भी बदला जा रहा है। नाम अब होगा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। दिल्ली से भी एक एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ेगी। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में
लाखों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया था। लेकिन राम जन्मभूमि अयोध्या अब एक और इतिहास लिख रही है, और ये इतिहास है अयोध्या के कायाकल्प का, अयोध्या के विकास का। अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ भव्य रेलवे स्टेशन का काम भी जोर पकड़ रहा है। और 7 दिसंबर को अयोध्या में एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, अब अयोध्या स्टेशन का नाम अयोध्या रेलवे स्टेशन की बजाय अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन होगा। आपको बता दें कि रेलवे पहले चरण में 104 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण कर रहा है। ये रेलवे स्टेशन राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर बनाया जा रहा है, जिसको बाहर से देखने पर राम जन्मभूमि मंदिर का व्यू मिलेगा। अभी हाल ही में फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसी तरह अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अब अयोध्या धाम होगा। अयोध्या से दिल्ली के लिए फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस भी शुरू हो रही है। बनबीर सिंह, अयोध्या आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।